हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। 28 नवंबर को जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था, इसमें पूछे गए थे साइंस के 20 प्रश्न। उन सारे को हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है जिसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। एस्ट्रोजन डैश का हार्मोन है। ये 4 आपको ग्रंथियां दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से किस ग्रंथि का हार्मोन एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन हार्मोन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का है? इसका उत्तर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। जिनका भी उत्तर सही होगा वहां मैं दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। तो आप में से जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे 28 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट में आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के एग्जाम में। किसी पिंड की शक्ति को किलोवाट और वाट दोनों में मापा जा सकता है, तो वाट के संदर्भ में 1 किलोवाट का मान क्या है? कितना आसान सवाल है। 1 किलोवाट आवर बराबर 1000 वाट। ए हमारा आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट हो जाएगा। 1000 वाट हो जाएगा। ये जो वाट है ये एसआई मात्रक है शक्ति का। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। आपने सुना होगा 1 हॉर्स पावर 1 अश्व शक्ति। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और साथ में आप ये भी ध्यान में रखना कि किलोवाट आवर आप सुनते होंगे। किलोवाट आवर, यहां पर देखो तो किलोवाट पावर है और साथ में आवर है, यानी कि टाइम है। तो पावर में जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऊर्जा जो है प्राप्त होता है। तो किलोवाट आवर जो है ये यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है, यानी कि व्यवसायिक मात्रक है। किसका? एनर्जी का। ऊर्जा का एसआई मात्रक तो जूल होता है, लेकिन ये व्यवसायिक मात्रक है किलोवाट आवर। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग इकाई बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ए हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा वाले बीकर में मिलाया जाता है, तो कौन सा यौगिक बनता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कॉपर ऑक्साइड है। ऑलरेडी एक बार सवाल पूछा जा चुका है ऐसा ही। तो कॉपर ऑक्साइड के बारे में मैंने आपसे कहा हुआ है कि ये ब्लैक कलर का कंपाउंड है, ये अम्ल है। और धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, तो इसे आप क्षार की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो ये अम्ल क्षार अभिक्रिया जो है यहां पर हो जाती है, तो यहां पर बनेगा CuCl2 प्लस H2। ये सॉल्ट है। ये कॉपर ऑक्साइड ये ब्लैक कलर का होता है और ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। कलर पूछा गया था आपसे, ये याद रखिएगा। तो ये कलर आपको ध्यान में रखना है। तो ये है कॉपर 2 क्लोराइड। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर 2 क्लोराइड। मान लीजिए आपने एक तांबा लाया खरीद करके, धीरे धीरे जो है वो तांबे के ऊपर जो है काली परत चढ़ जाती है, वो कॉपर ऑक्साइड की परत होती है ना। तांबे के ऊपर यानी तांबा जो है धीरे धीरे काला रंग का हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड में फोम का सही उदाहरण है? कोलाइड में फोम का उदाहरण है, यानी फोम अपने आप में कोलाइड का ही एक टाइप है। बताना है कि इसमें से कौन फोम है। तो यहां पर देखो आप, जो फोम है इसके अंदर जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो है गैस और परिक्षेपण माध्यम है ठोस। और इसके एग्जांपल्स हैं फोम, रबर, स्पंज, प्यूमिस। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्यूमिस हो जाएगा। जेली के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। जेली जो है, जेल जो कोलाइड का एक टाइप है उसका उदाहरण है। इसमें पनीर भी है, मक्खन भी है। इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है, यानी ठोस में द्रव, ये कोलाइड है। ठोस में द्रव ये कोलाइड है, ये ठोस में गैस कोलाइड है। उसके बाद देखिए, ये है कोहड़ा, ये है कुहासा, ये एरोसोल है। एरोसोल जो होता है ना, उसमें परिक्षेपण माध्यम गैस होगा, ये फिक्स है। उसमें परिक्षेपण माध्यम गैस है। अगर परिक्षेपण माध्यम, अगर डिस्पर्शन मीडियम अगर गैस है तो उस कोलाइड को हम लोग एरोसोल बोलेंगे। तो गैस में द्रव हो तो भी एरोसोल, गैस में ठोस हो तो भी एरोसोल। मतलब परिक्षेपण माध्यम अगर गैस हो जाए तो कोलाइड का टाइप कौन सा होगा? एरोसोल होगा।
तो गैस में द्रव वाला जो एरोसोल है उसका एग्जाम्पल है कोहरा, बादल, कुहासा। और गैस में ठोस वाला जो एरोसोल है उसका एग्जाम्पल है धुआं, स्वचालित वाहन का जो निथार होता है, एग्जॉस्ट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कोहरा और कुहासा है तो ये एरोसोल, लेकिन कौन सा? गैस में द्रव, गैस में ठोस एरोसोल, गैस में द्रव एरोसोल, और गैस में गैस कोलाइट का कोई टाइप ही नहीं है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही कथन का चयन कीजिए। टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। टेस्टोस्टेरोन जो वृषण है संख्या में 2, इसके द्वारा स्रावित किया जाता है, और जब इस टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है बॉडी में, तब लड़कों में जो है बहुत सारे लैंगिक लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। दाढ़ी आना, मूंछें आना, जननांग वाले क्षेत्रों में बाल का आना, आवाज का गहरा हो जाना, लिंग का साइज थोड़ा बड़ा हो जाना, ये सारे बदलाव आते हैं। और लड़कियों के प्रति जो है आकर्षण बढ़ना, ये सारे जो है लक्षण देखने को मिलते हैं इस हार्मोन के सिक्रीशन के बाद, और शुक्राणुओं का बनना भी शुरू हो जाता है वृषण के अंदर। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है? नहीं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमें लड़कियों में देखने को मिलता है। जो अंडाशय होता है, जो अंडाशय होता है, इसके द्वारा 2 हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, एस्ट्रोजन, जिसके कारण लड़कियों में जो है लैंगिक लक्षण आते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर जाना, निपल्स का इरेक्ट हो जाना, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पर बाल का आना, बगल में बाल का आना, मुहासे भी आ सकते हैं, त्वचा तैलीय हो जाती है, उसके बाद नितंब में उभार आना। ये सारे जो लैंगिक लक्षण है ये इस हार्मोन के सिक्रीशन के कारण होता है। और साथ में जो अंडे का उत्सर्जन है वो भी स्टार्ट हो जाता है। देखो, अंडे का बनना तो जब गर्भ में एक लड़की होती है तभी से शुरू हो जाता है। लड़कों के इसमें टेस्टोस्टेरोन के बनने के बाद शुक्राणु का बनना शुरू होता है, लेकिन लड़कियों में अंडे का निर्माण जो है वो गर्भ में ही हो जाता है। बस उसका जो उत्सर्जन है, जिसे हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं, अंड उत्सर्ग बोलते हैं, वो इस हार्मोन के सिक्रीशन के बाद होता है। और जब लड़की प्रेग्नेंट होती है उस दौरान प्रोजेस्टेरॉन का रोल बढ़ जाता है। उस दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रोल होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, ये अंडाशय का है, ओवरी का है, ओवरी संख्या में 2 होते हैं, और ये जो हार्मोन है ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो कथन ए सत्य है लेकिन बी असत्य है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर। जब सफेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सबसे कम होगा? जब हम श्वेत प्रकाश को किसी कांच के प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में श्वेत प्रकाश टूट जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो अपने रास्ते से सबसे ज्यादा विचलित ऐसे प्रकाश को निकलना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो विचलित प्रकाश हुआ है वो बैंगनी रंग का प्रकाश हुआ है, और सबसे कम विचलित लाल रंग का प्रकाश हुआ है। लेकिन लाल ऑप्शन में नहीं है, तो लाल के बाद ऑरेंज है जो सबसे कम विचलित हुआ है, और उसके बाद पीला है। तो पीला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पीला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये बात सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने कही थी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। इंद्रधनुष के बनने में इस घटना का योगदान होता है। जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु निम्नलिखित में से क्या अनुभव करती है? गुरुत्वाकर्षण बल जो कि एक प्रकार का बल है, तो जब भी किसी वस्तु पर बल लगता है तो त्वरण उत्पन्न हो जाता है। जब भी किसी वस्तु पर बल लगता है तो त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण जो है उसके पास, उस वस्तु के पास होगा। तो त्वरण हम बोल सकते हैं। अगर किसी वस्तु के पास त्वरण है मतलब कि उसके ऊपर बल लग रहा है, या फिर बोल सकते हो अगर किसी वस्तु पर बल लग रहा है तो डेफिनेटली उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, चाहे बल कोई सा भी हो। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्रव के कण यानी पदार्थ के कण डैश के कारण निरंतर गतिशील रहते हैं। तो द्रव के कण निरंतर गतिशील रहते हैं क्योंकि उनके पास गतिज ऊर्जा होती है, और अगर आप तापमान बढ़ाते हो तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, यानी कि ये जो कण होते हैं उनकी गति बढ़ती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठोस के कण जो है वो सबसे कम गतिशील होते हैं। वो गतिशील होते हैं अपने मेन पोजीशन के आगे पीछे, केवल वाइब्रेट करते हैं, मध्य बिंदु के आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। जल के जो कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, गैस के कण तो और भी ज्यादा स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। जो
ठोस के कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं, वो कंपन करते हैं, है ना, वो कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। पुष्प के मादा जनन अंग में, पुष्प के मादा जनन अंग को हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं। उभरा फूला भाग डैश होता है, मध्य में लंबा भाग डैश होता है, और शीर्ष भाग जो प्रायः चिपचिपा होता है वह वर्तिकाग्र होता है। तो पुष्प का जो मादा जनन भाग होता है उसे हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं, उसे हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, ये चिपचिपा भाग जो होता है, ये चिपचिपा इसलिए होता है ताकि पराग कोश में जो पराग कण है वो आकर के इस पर लैंड करे और इससे चिपक जाए। उसके बाद वर्तिकाग्र होता है ये बीच में, और अंडाशय जो है ये उभरा हुआ भाग होता है। तो उभरा फूला भाग अंडाशय, और शीर्ष भाग जो प्राय चिपचिपा होता है वर्तिकाग्र होता है, और लंबा भाग जो है वर्तिका होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ये स्त्री केसर है इसे हम लोग अंग्रेजी में कार्पल बोलते हैं, पिस्टिल भी बोलते हैं, है ना, पिस्टिल भी बोलते हैं। ये पुष्प के केंद्र में होता है। पूछा गया था एक बार रेलवे के एग्जाम में कि पुष्प के केंद्र में कौन सा भाग होता है, तो आप बोलेंगे मादा जनन अंग होता है, यानी कि स्त्री केसर होता है। मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चयापचयन गतिविधियों को किसके द्वारा हटा दिया जाता है? हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, यानी जो केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, उससे जो नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट जो उत्पन्न होते हैं, वो हमारे ब्लड में आता है। ब्लड से जो है हमारे किडनी में, ब्लड के थ्रू किडनी में, और किडनी में ब्लड जब छनता है तो वो सारे नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, अगर बात करें तो खासकर यूरिया नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है, ये ब्लड से छनने के बाद हमारे मूत्र में आ जाता है और मूत्र से बाहर निकल जाता है। तो ऐसा होता है उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। उत्सर्जन तंत्र के द्वारा मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 2 किडनियां आती है, 2 किडनियां आती है ना, ये 2 किडनियां हैं, ये आती है। उसके बाद ये देखो 2 है मूत्रवाहिनी, 2 है मूत्रवाहिनी यूरेटर्स, 1 है मूत्राशय। ये संख्या भी आपको याद रखनी है। 2 किडनी है, 2 मूत्रवाहिनी है। मूत्रवाहिनी जो है मूत्र को बोल सकते हो किडनी से मूत्राशय में लेकर के आती है, और उसके बाद शिश्न में यानी कि पीनस में ये मूत्र मार्ग होता है। इस मूत्र मार्ग को हम लोग इंग्लिश में यूरेथ्रा बोलते हैं। तो पुरुषों के केस में इस यूरेथ्रा से वीर्य भी बाहर आता है और मूत्र भी बाहर आता है, और महिलाओं के केस में मूत्र बाहर आता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन यौगिक की प्रकृति के बारे में गलत है? कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, यूनिक फीचर जो है होती है, यूनिक कैपेसिटी होती है, जिससे बड़े अणुओं का निर्माण होता है। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। यह श्रृंखलन कैटिनेशन की परिभाषा है जो आप चाहो तो एज इट इज याद कर सकते हो। उसके बाद देखिए ये ऑप्शन सही है। कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि आबंध या त्रि आबंध होता है असंतृप्त यौगिक कहलाता है। ये सही है। अगर मान लीजिए कार्बन यौगिक है, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसे हम लोग बोलते हैं असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये सही है। वही मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है, तो उसे हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड, है ना, सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि संतृप्त यौगिक। जो यहां पर लिखा हुआ है कार्बन के ऐसे यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंधों से जुड़े होते हैं संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो ये भी डेफिनेशन आप याद रखो, ये भी डेफिनेशन आप याद रखो। याद क्या रखना है, मैंने आपको समझा ही दिया। यहाँ पर कार्बन के यौगिक ऑक्सीजन से ही बनते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कार्बन के यौगिक कार्बन से बनेंगे भाई, है ना। जैसे मीथेन, ये भी तो कार्बन के यौगिक है, इसमें ऑक्सीजन कहाँ है? हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन कहाँ होते हैं? सब के सब तो कार्बन यौगिक है। इसलिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। विभवांतर के वाले 2 बिंदुओं पर प्लस Q आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य कितना है? तो अगर मान लीजिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, अगर आपको चार्ज दे रखा है, तो W बराबर होता है फॉर्मूला Q इंटू में V। इस फॉर्मूले पर आप इन सारे को बैठा दो तो किया गया कार्य हो जाएगा। Q के स्थान पर Q लेंगे और V के स्थान पर हमें K दे रखा है, तो C हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
पौधे में शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक की स्थिति क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्य ऊतक। देखो विभाज्य ऊतक जो होते हैं उनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है और उसका एक टाइप है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। शीर्षस्थ नाम से पता चल रहा है कि ये शीर्ष वाले स्थानों पर होते हैं। तो जो तना का शीर्ष होता है, जो जड़ का शीर्ष होता है ना, जो तना का शीर्ष होता है, जड़ का शीर्ष होता है, वहां पर की कोशिकाएं जो होती है उनमें विभाजन की क्षमता खूब होती है। तो वहां पर जो है ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं तनों और जड़ों के वृद्धि वाले भाग में, तनों और जड़ों के वृद्धि वाले भाग में और खास करके शीर्ष में जो है ये टिश्यू जो है पाया जाता है। इसके कारण जो है तने की लंबाई ऊपर की ओर बढ़ती है और जड़ की लंबाई नीचे जमीन की ओर बढ़ती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका है, सोलेनॉइड है। यदि राहुल इस लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंकित करता है तो यह डैश दिखाई देती है। क्या बोल रखा है? यदि राहुल इस लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंकित करता है तो यह डैश दिखाई देती है। तो धारावाही परिनालिका के भीतर, ये धारावाही परिनालिका है, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो बनती है वो सीधी होती है, समदूरस्थ होती है, समानांतर होती है। सीधी, समदूरस्थ, समानांतर, स सीधी, समानांतर, समदूरस्थ। तो यहां पर ऑप्शन में होना चाहिए सभी बिंदुओं पर एक समान। इन चार में से बेस्ट ऑप्शन हमें लग रहा है तो हम इसके साथ जाएंगे। बढ़िया होता है कि यहां पर लिखा होता कि सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो समानांतर होती है या फिर समदूरस्थ होती है या फिर बोल सकते हो कि सीधी रेखा होती है, ये होना चाहिए था। सभी बिंदुओं पर एक समान, पता नहीं किस हिसाब से कैसे ऑप्शन दे रखा है। यदि राहुल इस लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंकित करता है, मतलब खींचता है, तो यह डैश दिखाई देती है, सभी बिंदुओं पर एक समान दिखाई देती है। देखो ये कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पर। अगर हमसे पूछा जाता चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताओ धारावाही परिनालिका के अंदर, तो हम बोलते कि सभी बिंदुओं पर एक समान। लेकिन रेखाओं के बारे में पूछा गया है तो सभी बिंदु पर एक समान रेखा का कोई सेंस नहीं बनता है। सीधी रेखा चलता, समानांतर रेखा चलता, समदूरस्थ रेखा है ये भी चलता, लेकिन देखो सभी बिंदुओं पर एक समान। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूछा जाता ना तो ज्यादा बढ़िया होता है। बी हमारा राइट आंसर। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, लोहे की कील है, इसको डाला गया कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो कौन सा पदार्थ विस्थापित हो जाता है? अच्छे से याद रखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया से ये सवाल है, एनसीईआरटी क्लास 10th में आपको मिल जाएगा। देखिए कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन होता है, मैंने सवाल में पूछा हुआ था आपसे, ये नीले रंग का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीले रंग का होता है। आपने एक लोहे की कील ली, अब लोहे की कील चमकदार होती है, जब वो नई नहीं होती है, जंग उस पर नहीं लगा होता है, उसको हम जब डालेंगे ना कॉपर सल्फेट के विलयन में तो होगा ये। रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे तो आयरन आपको ऊपर मिलेगा, कॉपर जो है हाइड्रोजन से भी नीचे मिलेगा, तो कॉपर से काफी ज्यादा रिएक्टिव है आयरन। तो कॉपर सल्फेट के विलयन से CuSO4, ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, इससे कॉपर को ना ये आयरन विस्थापित कर देगा, इसको भगा देगा और अपना विलयन बना लेगा फेरस सल्फेट। और जो फेरस सल्फेट का विलयन होता है वो हल्का हरे रंग का होता है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन तो अब गायब हो गया, तो नीला रंग गायब हो जाएगा, नीला रंग जो है गायब हो जाएगा और हल्का जो है हरा हरा दिखने लगेगा, क्योंकि फेरस सल्फेट विलयन जो है वो हरे रंग का होता है। और ये जो कॉपर है ये विस्थापित होकर कहाँ जाएगा? वो कील के ऊपर चढ़ जाएगा। तो कील जो है, आपको जो कॉपर का आप कलर देखते हो ब्राउन, तो कील जो है अब ब्राउन कलर की हो जाएगी, क्योंकि उसी कील के ऊपर विस्थापित कॉपर जो है जाकर के जमा हो जाएगा। तो पहले कील जो है वो ऐसी थी, अब जो है ऐसी हो गई है, कॉपर की परत चढ़ गई है। ये अपने आप में विस्थापन अभिक्रिया है। तो कॉपर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पदार्थ विस्थापित हो जाता है? तो कॉपर विस्थापित हो जाता है। जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है? जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ होता है, देखो अब यहां पर भी एक लोचा है, एक समान गति है यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। एक समान गति का मतलब हुआ कि समान समय में समान दूरी का चलना। अगर गति ऐसी है कि समान समय में समान दूरी चली जा रही है
तो उसे हम लोग एक समान गति बोलेंगे। अब ये गति देखो, मान लीजिए कि चाल है, ऐसे केस में आप भले ही डायरेक्शन चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समान समय में समान दूरी अगर चली जा रही है तो उसे हम लोग एक समान चाल बोलेंगे। दिशा से यहां पर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि हम वेग की बात करते हैं, यानी कि एक समान वेग की बात करते हैं, वैसे केस में दिशा भी एक समान होनी चाहिए और चाल यानी कि समान समय में समान दूरी तय की जानी चाहिए। ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में दिशा भी नहीं बदलनी चाहिए। ये दोनों में अंतर है। चाल को दिशा से मतलब नहीं है। आप चाहे एलिप्टिकल पाथ पर चले, सर्कल में चले, पैराबोला पाथ पर चले, स्ट्रेट लाइन में चले, अगर समान समय में समान दूरी आप चल रहे हैं तो आप एक समान चाल से चल रहे हैं। लेकिन एक समान वेग से आप तभी कहे जाएंगे जब चाल तो नियत होनी चाहिए, समान समय में समान दूरी चलनी चाहिए, लेकिन दिशा में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो एक समान गति का मतलब यहां पर एक समान वेग है। वैसे केस में जाकर के हमारा आंसर डी हो जाएगा जो बोर्ड ने दिया है। अगर ये एक समान गति जो है अपने आप में चाल है, यानी कि एक समान चाल है, तो कोई सा भी मतलब ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही, चारों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। क्योंकि चाल को मतलब केवल समान समय में समान दूरी चलने से है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये मतलब वेग का है। वेग नियत तभी कहा जाएगा, वेग एक समान तभी कहा जाएगा जब चाल भी एक समान हो, दिशा भी एक समान हो। चाल जो है अदिश राशि है, इसको दिशा से मतलब नहीं है, जबकि वेग जो है सदिश राशि है, इसमें चाल प्लस दिशा दोनों इंक्लूडेड है। गलत वाक्य या वाक्यों की पहचान कीजिए। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। प्लांट के बारे में आपसे कहा गया, प्लांट फोटोसिंथेसिस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज जो है बनाते हैं, ये सही है। अन्य जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं जिन्हें शरीर के अनुरक्षण और वृद्धि के लिए किए जाने से पहले सरल पदार्थों में विखंडित किया जाता है। जैसे कि हम लोग है ना, हम लोग क्या करते हैं, जटिल खाद्य पदार्थ खाते हैं भाई, स्टार्च खाते हैं, है ना, प्रोटीन खाते हैं और उन सारे को डाइजेस्ट करते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। विषम पोषी जीवों में पादप शामिल है, ये तो गलत हो जाएगा ना। पादप जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, वो सपोषी होते हैं। तो गलत वाक्यों की पहचान कीजिए। तो गलत तो एक ही है, केवल सी, डी हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान को दर्शाती है? तो यहां पर देखो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और जो एटॉमिक मास है वो है 40। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? फोकस और ध्रुव के बीच में, ये स्पेशल केस है अवतल दर्पण के केस में, ये याद रखिएगा। अवतल दर्पण के केस में ये एक स्पेशल केस है और एकलौता केस है। ये पोल है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। ये देखो पोल और फोकस के बीच में वस्तु को रखा गया है। याद रखिएगा, जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा, ये एकलौता केस है अवतल दर्पण के केस में जिसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा ही होता है। अवतल दर्पण के केस में एकमात्र केस जब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है वो ये है कि वस्तु पोल और फोकस के बीच में होती है। तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है ना, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, आभासी सीधा, और याद रखेंगे आप बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण के केस में, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सी हमारा राइट आंसर। कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक की पहचान कीजिए जिसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन, मीथेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन का ही इस्तेमाल जो है, मीथेन जो है मुख्य घटक होता है, मीथेन मुख्य घटक होता है सीएनजी का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है मीथेन होता है। गोबर गैस बोल दे,
है ना, गोबर गैस या फिर बायोगैस लिख करके आ जाए, मुख्य घटक होता है मीथेन, राइट। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन मुख्य घटक होता है हम घरों में जो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि कुकिंग गैस जिसे हम लोग बोलते हैं, रसोई गैस जिसे बोलते हैं, उसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। डी हमारा राइट आंसर। जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है? जितने भी जीव हैं इस धरती पे, चाहे प्लांट की बात करें चाहे जंतु की बात करें, वो सारी की सारी बनी होती है कोशिकाओं से। इसीलिए कोशिका को मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ये कोशिका सिद्धांत है। जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे बने हुए हैं कोशिकाओं से। ये कोशिका सिद्धांत है जिसे श्लाइडन एंड श्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था श्लाइडन एंड श्वान ने। कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया था। फिर बाद में एक और वैज्ञानिक आते हैं, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो नाम के एक और वैज्ञानिक आते हैं बाद में, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत में थोड़ा सा रूपांतरण किया और उन्होंने एक और स्टेटमेंट को ऐड किया जो ये कहता है कि सारी नई कोशिकाएं जो होती है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही आती है। यानी नई कोशिका का निर्माण जो है पुरानी कोशिका से ही होता है। ये बात श्लाइडन एंड श्वान नहीं समझा पाए थे कि नई कोशिका कहाँ से आती है। इन्होंने बस ये कहा था कि सारे जीव जो होते हैं, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, वो बने होते हैं कोशिकाओं से, लेकिन नई कोशिका कहाँ से आती है ये बात इन्होंने कहा, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। तो जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसमें श्लाइडन, श्वान एंड रुडोल्फ विर्चो, इन दोनों का स्टेटमेंट जो है वो शामिल है। लेकिन जो वायरस है हम जानते हैं इसमें कोशिका जैसी कोई बात नहीं होती है, तो ये अपवाद है कोशिका सिद्धांत का। पहली बार कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर आपका श्लाइडन एंड श्वान होगा। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो श्लाइडन, श्वान, रुडोल्फ विर्चो, इन तीनों का नाम आएगा। कोशिका सिद्धांत का अपवाद वायरस होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है 28 नवंबर को जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था, इसमें पूछे गए साइंस के 20 प्रश्नों को। वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए ऐप पर हमारे जाएंगे आप, और जो सवाल आपसे पूछा गया था वीडियो के स्टार्टिंग में उसका आंसर आप लोग जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।